नंदनी और रश्मि ऋषि और अमरुज के साथ मंदिर जाने के लिए गाड़ी में बैठे हुए थे कि तभी अमरुज की गाड़ी एक कार से टकरा जाती है, जिसमें पहले से ही गजराज मित्तल, अजीत और विक्रम मित्तल थे। गाड़ी के टकराने की वजह से उन सभी को एक झटका सा लगा था, मगर गनीमत थी कि सभी कुशल थे, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ था। रश्मि ऋषि और नंदनी को संभालते हुए, नंदनी और ऋषि आप दोनों ठीक हो, कहीं लगी तो नहीं? रश्मि ने पूछा तो ऋषि अपना सिर सहलाता हुआ नामे सिर हिलाने लगा और नंदनी भी सिर नामे हिलाते हुए ऋषि का सिर सहलाने लगी और फिर रश्मि की तरफ देखते हुए बोली, भाभी आप ठीक हो, आपको लगी तो नहीं? तो नंदनी ने भी नामे सिर हिला दिया। तभी नंदनी गुस्से से अमरुज को डांटते हुए, ये कैसे गाड़ी चला रहे थे अमरुज जी? जब गाड़ी चलानी आती ही नहीं है तो हमारे साथ आने को राजी क्यों हो गए? नंदनी की बात पर अमरुज कुछ कहने वाला था कि उसकी तरफ के शीशे पर खटखटाहट महसूस हुई। अमरुज ने नंदनी की तरफ ना ध्यान देते हुए अपने बगल की खिड़की पर देखा तो एक ड्राइवर खड़ा था, उसके सिर पर भी चोट आई थी। चोट तो अमरुज के सिर पर भी आई थी, मगर अभी वो मसला काफी गंभीर था। ड्राइवर ने हाथ से ही अमरुज को बाहर आने को कहा। उधर दूसरी गाड़ी से गजराज मित्तल और अजीत भी निकल आए थे। हालांकि उन दोनों को भी हल्की फुल्की चोट से ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो दोनों इस वक्त काफी गुस्से में थे। ड्राइवर के कहते ही अमरुज उन दोनों को अंदर रहने का कह गाड़ी से बाहर निकला कि तभी अजीत अमरुज को देख गुस्से से आगे बढ़ने को हुआ कि तभी गजराज मित्तल ने उसकी बांह पकड़कर उसे रोक लिया। ड्राइवर अमरुज के ऊपर गरजा क्यों बे? जब गाड़ी चलानी आती नहीं है तो काहे को गाड़ी चलाते हो? अभी हमारा एक्सीडेंट होते होते रह गया, और अगर मालिक या छोटे सरकार को कुछ हो जाता तो किसकी जवाबदेही होती? बोलते हुए उस ड्राइवर ने अमरुज की काला पकड़ ली, जिसे देख अमरुज की भावें जुड़ गई। वैसे तो अमरुज बहुत ही शांत और खुशमिजाज शख्स था, लेकिन गुस्सा आने पर वो यमराज था। उसने गुस्से से आंखें भींच ली, फिर गुस्से से आंखें खोलते हुए उस ड्राइवर को घूरा और फिर बेहद गुस्से से काला छोड़ो। अमरुज के गुस्से से इतना कहने पर वो ड्राइवर एक पल को अंदर से कांप गया था, मगर फिर भी बड़ी हिम्मत से खुद को वैसे ही डंटाए रखा। उधर अजीत और गजराज मित्तल भी ड्राइवर के ऐसा करने पर खुश हो रहे थे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हुई घटना में गजराज मित्तल और अजीत के साथ विक्रम अभी दूसरी तरफ गिरते गिरते बचा था, जिसका गुस्सा भी गजराज मित्तल और अजीत को काफी ज्यादा था। मगर अभी अपने ड्राइवर की हरकत देख वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। तभी अमरुज फिर से गुस्से से, सुना नहीं तूने, काला छोड़ मेरा। अमरुज के कहने पर ड्राइवर भी तीखा मुस्कुराते हुए, और अगर ना छोड़ूं तो? ड्राइवर ने इतना बोला ही था कि अमरुज ने गुस्से अपने दोनों हाथों से उस ड्राइवर के दोनों हाथों को पकड़कर मोड़ दिया, जिससे उस ड्राइवर की चीख निकल गई। ड्राइवर भी इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं था। वहीं अजीत और गजराज मित्तल के चेहरे पर से भी मुस्कुराहट गायब हो गई। अजीत गुस्से से आगे बढ़ा। उधर अमरुज और उस ड्राइवर के बीच हाथापाई भी शुरू हो गया था, जिसे गाड़ी के अंदर बैठी रश्मि और नंदनी भी देख लेती है। और ऋषि तो ये देखकर डर गया था और डर से वो नंदनी के आंचल में छुप गया था। नंदनी के चेहरे पर भी घबराहट फैल गई। दूसरी तरफ रुद्राक्ष के पास भी अमरुज और उन तीनों के बीच की हुई सारी घटना रुद्राक्ष के सामने लाइव चल रही थी, जिसे देख रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी, जैसे वो ये सब जानता था कि ये होने वाला है। अंकित भी रुद्राक्ष के पीछे खड़ा था और उसकी नजरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही दृश्य पर ही था। उधर अजीत भी अमरुज और ड्राइवर के नजदीक आकर गुस्से से अमरुज के पीछे से मारता है, जिसे देख नंदनी की चीख निकल जाती है और वो ऋषि को छोड़कर तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकल जाती है और पीछे से चिल्लाते हुए, अमरुज जी संभलिए, कहते हुए वो अजीत को पीछे से एक और धकेल देती है। अमरुज भी पीछे पलटकर देखता है तो पीछे नंदनी खड़ी थी, जिसके चेहरे पर डर और फिक्र दोनों ही थी। ये देख अमरुज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि तभी अजीत भी खड़े होते हुए उन दोनों पर वार करने को होता है कि तभी अमरुज भी उसके वार को रोकते हुए उसके पेट पर एक पंच मारता है। नंदनी ने तो डर से अपनी आंखें ही भींच ली थी, मगर अमरुज की हरकतें देख मुस्कुरा रहा था। वहीं ऋषि डर से रश्मि से एकदम चिपका हुआ था, लेकिन रश्मि की नजरें इस वक्त अमरुज के चेहरे पर ही थी। वो उन दोनों को ही देख रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने खड़ी दूसरी गाड़ी पर पड़ी, जिसके बिल्कुल बगल में ही गजराज मित्तल खड़े थे और जो कुछ भी हो रहा था उसे देख रहे थे। गजराज मित्तल को देखते ही उसे फिर से पुरानी बातें याद आने लगी।
तभी उसकी नज़र सामने गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे विक्रम मित्तल पर पड़ी, जिसे देख एक पल के लिए उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मगर अगले ही पल वो अंदर ही अंदर कांप गई। उसकी हालत रुद्राक्ष से भी छिपी हुई नहीं थी, क्योंकि उसकी बराबर नज़र उन दोनों के ऊपर भी थी। हालांकि अभी विक्रम मित्तल या फिर गजराज मित्तल या फिर अजीत, इन तीनों की ही नज़रें रश्मि के ऊपर नहीं पड़ी थी, मगर रुद्राक्ष वो सब कुछ देख पा रहा था। वो तुरंत भागकर अपनी रश्मि के पास पहुंच जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि रश्मि के ऊपर एक बार फिर उसकी कड़वी यादें, उसके माँ बाबा की निर्मम हत्या, सब कुछ उसके जहन में एक बार फिर ताज़ा हो गया था। वो भागकर उसे संबल देना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ रश्मि डर से कांपने लगी थी कि तभी अचानक दूसरी तरफ विक्रम मित्तल की हालत अचानक से बिगड़ने लगी, जिसे देख गजराज मित्तल घबरा गए। वो तुरंत ही अजीत को आवाज देते हुए, अजीत जल्दी आओ, हमें वापस जाना होगा। जैसे ही गजराज मित्तल ने कहा तो अजीत के भी माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो तुरंत ही वापस गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए एक नज़र अम्ब्रोज और नंदनी को देख अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर भी उनके पीछे पीछे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। लड़ाई झगड़े में ड्राइवर को काफ़ी चोटें आ गई थी, मगर फिर भी अपनी चोटों की परवाह न करते हुए वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर विक्रम की जांच कर रहे थे। विक्रम इस वक्त बेहोश था, क्योंकि उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया था। उसकी हालत पहले से ज़्यादा खराब होने लगी थी, क्योंकि वो अजीब तरह से हरकत कर रहा था, जिसे देखकर गजराज डर गया था, और गजराज के साथ अजीत भी। तभी गजराज और अजीत के सामने डॉक्टर आकर बैठते हुए, मिस्टर मित्तल आप ये बताएं कि ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर के पूछने पर अजीत और गजराज मित्तल दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर गजराज मित्तल डॉक्टर से, क्यों डॉक्टर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, मेरा बेटा ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। गजराज मित्तल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती है, तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए, रिलैक्स मिस्टर मित्तल, आपका बेटा अब बिल्कुल ठीक है, और सबसे खुशी की बात यह है कि आपका बेटा कोमा से बाहर आ गया है, क्योंकि उसने कुछ देर पहले जो भी हरकतें की थी ये उसी का नतीजा है। जिसे सुन गजराज मित्तल खुशी से चहकते हुए, सच डॉक्टर मेरा बेटा कोमा से बाहर आ गया है। तब अजीत भी मुस्कुराते हुए, डॉक्टर विक्रम सच में ठीक हो जाएगा, मतलब उसे कब तक होश आएगा। डॉक्टर उन दोनों के चेहरे की खुशी देखकर वो भी मुस्कुराते हुए, यस मिस्टर अजीत आपका दोस्त अब बिल्कुल ठीक है, और आज रात तक या कल सुबह तक उसे होश आ जाएगा। फिलहाल तो अभी दवाइयों के हैवी डोज से सो रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर गजराज मित्तल और अजीत की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर वो दोनों डॉक्टर से कुछ और बातें करने के बाद डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रश्मि अपने कमरे में बैठी डर से कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने वही सब कुछ फिर से घूमने लगा था। उसके माँ बाबा की निर्मम हत्या और फिर विक्रम के ऊपर उसका वार करना, सब कुछ फिर से किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने नाचने लगा था। इस वक्त वो अपने कमरे में बिल्कुल अंधेरे में एक कोने में बैठी हुई डर से कांप रही थी, जब अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स कमरे के अंदर आया। जब वो शख्स कमरे में आता है तो देखता है कि पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है, इसलिए वो जल्दी से जाकर लाइट चालू करता है, और जैसे ही पूरे कमरे में रोशनी होती है कि तभी रश्मि डर से खुद में और भी ज़्यादा सिकुड़ जाती है। वो शख्स और कोई नहीं, रुद्राक्ष ही था। रुद्राक्ष जैसे ही रश्मि को उस हालत में देखता है तो उसका दिल डूब जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि रश्मि की वैसी हालत क्यों है और कैसे हुई। रुद्राक्ष भागकर रश्मि के पास आया और संभालने की कोशिश करते हुए, रश्मि क्या हुआ तुम्हें, रश्मि मुझे बताओ हुआ क्या है। रुद्राक्ष की आवाज़ सुन वो कांपते हुए उससे अपने आप में और भी ज़्यादा सिकुड़ते हुए, दूर दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, मैंने कहा दूर रहो मुझसे। रश्मि के कान में अभी भी विक्रम की आवाज़ें गूंज रही थी, जब विक्रम ने उसके माँ बाबा की हत्या कर उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था। रुद्राक्ष रश्मि की ऐसी हालत देखकर अपना आपा खोता जा रहा था। वो एकदम से रश्मि की बांह पकड़कर उसे अपने सीने में छुपाते हुए, कुछ नहीं हुआ है रश्मि, सब ठीक है, वो तुम तक नहीं पहुंच सकता, और अगर पहुंच भी गया तो रश्मि आपको खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि आप उसका खुलकर सामना कर सकें, और आपको मजबूत मैं बनाऊंगा। रश्मि अब आप सिर्फ मेरी हैं, और मेरी रश्मि पर कोई आंख उठाकर भी देख ले, ये रुद्राक्ष अहलुवालिया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं रुद्राक्ष की बातों में क्या जादू था, जिसे सुन रश्मि एकदम से शांत हो जाती है।
और फिर रुद्राक्ष के सीने में वैसे ही छिपी हुई सो जाती है। जब रुद्राक्ष को एहसास होता है कि रश्मि सो गई है तो वो हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर उसे गोद में उठाकर बहुत ही आराम से बिस्तर पर लेटा देता है। वैसे तो रुद्राक्ष को सब कुछ पता था, क्योंकि उसने सब कुछ लाइव जो देखा था, मगर अब विक्रम वापस आ रहा था रश्मि की जिंदगी में तूफान लाने के लिए, एक ऐसा तूफान जिसे सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष ही रोक सकता था। खैर, अब देखते हैं कि विक्रम से जब रश्मि का आमना सामना होगा तो वो कैसे संभालेगी। वहीं दूसरी नंदिनी अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी। ऋषि वही बिस्तर पर सो रहा था। रितेश इस वक्त कामना को पूरा समय दे रहा था, क्योंकि रितेश कामना में इन 2 दिनों से कुछ बदलाव देख रहा था, जो कहीं ना कहीं उसे भी अच्छा लग रहा था। इस वक्त रितेश और कामना की जिंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पर चलने लगी थी। वहीं नंदिनी की आंखों में आंसू था जो अब से उसकी आंखों की कोरों पर रुका हुआ था। उसकी नजरें अमरुज पर थी, जो इस वक्त नीचे गार्डन में बैठा अपनी सोच में गुम था। नंदिनी को आज सुबह हुआ सारा वाकया एक एक करके याद आ रहा था कि जब अजीत अमरुज को पीछे से मारने वाला था तो वो कैसे उसे बचाने के लिए एक झटके में पहुंच गई थी। ये याद आते ही नंदिनी खिड़की बंद करके कमरे में वापस आ गई। उसके इतना करते ही अमरुज को भी पता चल गया था कि अभी नंदिनी खिड़की से उसे देख रही थी, जिसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उठकर वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। नंदिनी अपने बिस्तर पर बैठी और फिर मन ही मन बोली, अमरुज क्यों, तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो? चले जाओ वापस प्लीज, क्योंकि अब मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, तुमसे भी नहीं। प्यार में एक बार धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा हिम्मत नहीं है मुझ में। सोचते हुए नंदिनी अपनी पुरानी यादों की गलियों में पहुंच गई थी। नंदिनी का फर्स्ट सेमेस्टर था जब वो नई नई कॉलेज आई थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि उसका सपना जो पूरा हो गया था इस कॉलेज में पढ़ने का। नंदिनी अपनी सहेली आनंदी के साथ जैसे ही कॉलेज के अंदर जाने लगी कि तभी कुछ लड़के लड़कियां उनके सामने आकर खड़े हो गए। नंदिनी और आनंदी ने जैसे ही उन सबको देखा एकदम से पीछे हट गई। वो लगभग 7 लड़के लड़कियों का ग्रुप था जो नंदिनी और आनंदी का सीनियर था। नंदिनी और आनंदी उन्हें देखकर, क्या है, हमारे सामने क्यों खड़े हो? नंदिनी उन सबको गुस्से से देखते हुए बोलती है, मगर आनंदी डर से चुप रहती है। तभी उन लड़कों में से एक लड़का आगे आते हुए, क्यों तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हारे सामने क्यों खड़े हैं? तो नंदिनी भी उसकी आंखों में गुस्से से घूरते हुए, क्यों तुम कहीं के शहंशाह हो, जो हमें पता होगा कि तुम यहाँ क्यों हो और हमारे सामने क्यों खड़े हो? नंदिनी जैसे ही इतना बोलती है, आनंदी की हंसी छूट जाती है, साथ ही उस लड़के के साथ आए उन लड़के और लड़कियों की भी। ये देख वो लड़का गुस्से से, तुम्हें तो मैं, और फिर जैसे ही वो लड़का नंदिनी पर हाथ उठाने को होता है कि तभी नंदिनी उसका हाथ पकड़ते हुए, सोचना भी मत, हम पर हाथ उठाने की सोचना भी मत। तभी वो लड़का नंदिनी की बात का जवाब देते हुए, क्यों तुम कहीं की राजकुमारी हो जो मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता? जिस पर नंदिनी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही समझे, क्योंकि हमारा नाम नंदिनी अहलूवालिया है। पता करके देख लो, तुम्हें हमारे बारे में सब पता चल जाएगा कि हम कहाँ की राजकुमारी है। चल आनंदी, कहते हुए नंदिनी आनंदी का हाथ पकड़ते वहां से चली जाती है। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। तो आज का भाग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।